50 साल पहले अपोलो 11 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने पहली बार अर्थराइज देखा था, यानी चांद के सतह से हमारी पृथ्वी का सुबह के सूरज की तरह उदय होते हुए। वो मूवमेंट कितना माइंड ब्लोइंग रहा होगा, क्योंकि इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। ये चांद पर जाने की दौड़ अमेरिका और सोवियत यूनियन के कोल्ड वॉर का नतीजा था। क्योंकि उससे पहले 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किया था। उसके तुरंत ही 1961 में सोवियत यूनियन के यूरी गागरिन पहले इंसान बने जिन्होंने धरती की ऑर्बिट के बाहर कदम रखा। इससे अमेरिका हिल गया था, इसीलिए उस समय केनेडी ने वादा किया। I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. और फिर आया वो गोल्डन मूवमेंट। 1969 का अपोलो 11 मिशन, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा और कहा, उस मिशन में उनके साथ बज एल्ड्रिन और माइकल कोलिंस भी थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन दोनों लूनार सरफेस पर उतरे, जबकि कोलिंस चांद की ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट के साथ रहे। इस मिशन के बाद अमेरिका सुपर पावर बनने की कगार पर आ गया। दूसरी ओर सोवियत यूनियन ने भी सुपर पावर बनने के लिए बहुत से प्रयास किए, जैसे कि 1959 में लूना 2 ने चांद को पहली बार हिट किया। 1966 में लूना 9 और लूना 13 ने चांद की सरफेस की पहली इमेज भेजी। 1970 में लूना 16 ने चांद की मिट्टी की सैंपल को धरती पर लाकर इतिहास बना दिया। अमेरिका ने भी 1969 से 1972 के बीच टोटल 6 लूनार मिशन पूरे किए, जहां अपोलो 17 उनका आखिरी मिशन था। लेकिन यह सुपर पावर बनने का खेल ज्यादा देर तक नहीं चला। बहुत खर्चा और बदलती राजनीति की वजह से ये वॉर खत्म हुई। हालांकि चांद पर उतरकर अमेरिका ने अपनी ताकत दिखा दी थी। उसके बाद लगभग 50 साल तक कोई इंसान चांद पर नहीं गया। सोचिए, आज भी चांद पर इंसान के फुटप्रिंट्स पड़े हैं, जो शायद लाखों साल तक वहीं रहेंगे। अब आज की बात करें तो आज अचानक चांद फिर से सबकी हेडलाइंस में है। Successful moon landing of its Chandrayaan-3 spacecraft. Under President Xi Jinping, Beijing has invested billions of dollars in its space program. With the 21st century space race, the Trump administration will actually own the moon. मतलब एक नई मून रेस 2.0 शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है, आखिर फिर से इतनी भागदौड़ चांद के लिए क्यों? पिछले कुछ दशकों में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि चांद पर लौटने की चाह फिर से जागी है, और नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। प्लान ये है कि 2026 तक इंसान फिर से चांद पर लैंड करेंगे। आर्टेमिस 2 अप्रैल 2026 में एस्ट्रोनॉट्स को चांद की ऑर्बिट तक ले जाएगा, और आर्टेमिस 3 2027 के बीच में चांद की सतह पर उतरेगा। पहली बार ये मिशन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ होंगे, जिसमें अमेरिका के साथ भारत, यूरोप और जापान भी एक्टिव पार्टनर्स हैं, जहां ये सभी देश अपनी ओर से भी बहुत से प्रयास कर रहे हैं। जैसे भारत का स्पेस प्रोग्राम इसरो अब केवल सैटेलाइट लॉन्च करने वाली एजेंसी नहीं रही, उसने चंद्रयान सीरीज से चांद के शोध में स्पष्ट पहचान बना ली है। चंद्रयान 3 ने अगस्त 2023 में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कराई, जो देश के लिए गर्व का क्षण था। अब इसरो चंद्रयान 4 और साथ ही 2028 में जापान के साथ मिलकर लोपेक्स और चंद्रयान 5 जैसे मिशन पर काम कर रहा है, ताकि साउथ पोल की ओर गहराई से रिसर्च हो सके। साथ ही भारत का मानना है कि चांद पर टिककर आगे मार्स और डीप स्पेस के भरोसेमंद मिशन किए जा सकते हैं। साथ ही भारत का और एक प्रोग्राम गगनयान भी सक्रिय है, जो कि अगले कुछ सालों में एक क्रूड फ्लाइट और उससे पहले मानव विरहित परीक्षणों पर फोकस है, जिससे भारत की क्रूड कैपेबिलिटी मजबूत होगी और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के अवसर बढ़ेंगे। जहां चीन की CNIC ने चंगा सीरीज के जरिए तेजी से लूनार एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाया है, चंगा 4, 5,
6 जैसे मिशनों ने चारों ओर ध्यान खींचा और चंगा 6 ने चांद के फार साइड के नमूनों को लेकर आने जैसे सक्सेसफुल मिशन किए। चीन न केवल साउथ पोल पर रिसोर्स सर्वे चाहता है, बल्कि रोसकॉस्मोस के साथ मिलकर इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन जैसी योजनाओं के जरिए एक बड़ा कोलैबोरेशनल रिसर्च बेस बनाने की प्लान पर भी काम कर रहा है। चंगा 7 और चंगा 8 जैसी योजनाएं साउथ पोल मैपिंग, रिसोर्स वैलिडेशन और बेस कंस्ट्रक्शन के प्रोटोटाइप का काम करेंगी, जिससे चीन की लूनार प्रेजेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर तेज होगा। पॉलिटिकल एंगल से चीन चाहने वाला है कि उसके पास न केवल एडवांस बल्कि एक अलग मल्टीलेटरल लेड आर्किटेक्चर भी हो, जो कि चीन को इस रेस माई फ्रंट पर रखेगा। जहां रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस की लूना ग्लोब सीरीज जैसे लूना 26, लूना 27, लूना 28 पहले से ही लूनार एक्सप्लोरेशन प्लान का हिस्सा रही है और इन मिशनों का उद्देश्य मैपिंग, सैंपल रिटर्न और भविष्य के ह्यूमन रेटेड फ्लाइट्स के लिए तैयार करना है। हालांकि हाल के सालों में कुछ मिशनों की डेट लाइन और शेड्यूल में देरी हुई है और योजना समय बदलाव की रिपोर्टें आई हैं, फिर भी रशिया इस रेस का हिस्सा दिखाई पड़ती है, क्योंकि उसके पास लिगेसी रोबोटिक्स, एडवांस लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर और साइंटिफिक एक्सपर्टीज मौजूद है। यानी रशिया अपनी लूना सीरीज और चीन सहयोग के जरिए चांद पर वापसी की कोशिश कर रहा है, जहां अमेरिका की नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम पे जोर दे रही है, जिसका गोल है जल्दी से जल्दी इंसान को फिर से लूनार सरफेस पर ले जाना और एक सस्टेनेबल प्रेजेंस बनाना है। आर्टेमिस के चारों ओर कई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और प्राइवेट कंपनियां जुड़ी हैं। A global team, and we are going to the moon together. When I think about this mission that's a relay race with international partners, it's also so awesome in and of itself. So, am I excited? Absolutely. साथ ही प्राइवेट सेक्टर खासकर स्पेसएक्स ने स्टारशिप जैसे एडवांस रॉकेटों के साथ लूनार लॉजिस्टिक और लैंडर कैपेबिलिटीज में क्रांतिकारी योगदान दिया है। आज की टेक्नोलॉजी ने लिटरली गेम बदल दिया है। रियूजेबल रॉकेट्स जैसे स्पेसएक्स के फाल्कन 9 और स्टारशिप ने लॉन्च कॉस्ट ड्रामेटिकली कम कर दिया है। जैसे जून 24 में स्टारशिप का चौथा टेस्ट हुआ और दोनों स्टेजेस सक्सेसफुली लैंड कर गए। नासा अपने हैवी एसएलएस रैकेट और ओरियन स्पेसक्राफ्ट का यूज कर रहा है, जिसे आर्टेमिस 1 में सक्सेसफुली चांद के चक्कर लगाकर वापस लाया गया। अमेरिका आज भी टेक्नोलॉजी, प्राइवेट पब्लिक कोलैबोरेशन के लिहाज से सबसे तेज और समझदार खिलाड़ी है। चांद की इंपॉर्टेंस अब सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नहीं रही, ये अब हमारे फ्यूचर के लिए एक स्ट्रैटेजिक और साइंटिफिक गोल्ड माइन बन चुका है, क्योंकि चांद के साउथ पोल पर जो बर्फ मिली है उसे हम पीने योग्य पानी में बदल सकते हैं। साथ ही उससे ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल भी बना सकते हैं, जो स्पेस मिशंस के लिए एक तरह का फ्यूल स्टेशन बन सकता है। इसके अलावा चांद की पुरानी मिट्टी और चट्टानें हमारे लिए सोलर सिस्टम और धरती के इतिहास को समझने का रास्ता खोल सकती हैं। और फिर चांद का जो फार साइड है, जो कि हमेशा पृथ्वी से नजर नहीं आता, वहां कोई भी रेडियो सिग्नल का इंटरफेरेंस नहीं है, तो वहां से जो टेलीस्कोप्स बनेंगे वो स्पेस के अब तक के सबसे क्लीन और शार्प इमेजेस दे सकते हैं। ऊपर से चांद पर जो हीलियम 3 नाम का बहुत ही रेयर एलिमेंट मिलता है, वो हमें एक असीम क्लीन एनर्जी देने वाला सोर्स बन सकता है। जैसे धरती पर ऑयल ने 20th सेंचुरी में पूरी दुनिया को बदल दिया था, वैसे ही चांद भी इंसानियत को नई दिशा दे सकता है। लेकिन इसका भी साइड इफेक्ट हो सकता है। जहां ऑयल के कारण पर्यावरण में बहुत खराब असर पड़ा, आजकल हम देख रहे हैं कि ऑयल ने हमें ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स दी हैं। और ऑयल की ही वजह से कई बार तो देशों के बीच लड़ाई भी हुई। वही चांद का भी हो सकता है। अगर चांद के रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल किया गया तो ये हमारे लिए गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो इसके भी काफी बुरे परिणाम हो सकते हैं। चांद अब सिर्फ इंसान की पहुंच से बाहर का सपना नहीं है, बल्कि ये हमारा नया साइंटिफिक लैब, एनर्जी सोर्स
और स्पेस मिशंस का लॉन्च पैड बन सकता है। अगर हम इसका सही दिशा में इस्तेमाल करें तो ये मनुष्य जाति की पूरी तस्वीर बदल सकता है।